फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में इंडस्ट्रियल लॉ का यूनिट 4 से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का मीनिंग, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, ड्यूटीज़ एंड टाइप्स पढ़ेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो को देखने से पहले यूनिट 1, यूनिट 3 को ज़रूर देखें ताकि ये वीडियोस आपको समझ में आएगा। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में आप बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है वो पूरी इंडिया में चलता है, पूरी इंडिया में लागू होता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में भी ये एक्ट चलता है पूरी तरीके से। द इंश्योरेंस स्कीम कंटेंड इन द एक्ट हैज़ अप टिल डेट। जो इंश्योरेंस है, इसकी इंश्योरेंस स्कीम ये कंडक्टेड है इस एक्ट में टिल डेट तक, बिन अप्लाइड टू अ फ्यू सेलेक्टेड लोकेलिटीज़। और ये जो अप्लाइड कर सकते हैं वो फ्यू सेलेक्टेड लोकेलिटीज़ ही कर सकते हैं। द एक्ट ऑफ 1948 वॉज अमेंडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1966, 1975, 1984, 1989 एंड 1997। इस एक्ट 1948 का जो अमेंडेड किया गया था, अमेंडमेंट एक्ट 1966, 1975, 1984, 1989 और 1997 एक्ट के द्वारा यह अमेंडमेंट किया गया था। द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 हैज़ बीन इनएक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी फाइनेंशियल रिलीफ इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट। जो ये द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 जो है वो इनेक्टेड किया गया, उसका बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल रिलीफ्स को इन सिकनेस में, मैटरनिटी पे, या अगर एम्प्लॉय डिसेबलमेंट हो जाते हैं, अपनी अर्निंग करने में कैपेसिटी खो देते हैं अर्निंग करने का, उस सिचुएशंस के लिए। एंड फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल बेनिफिट्स, और उसे एम्प्लॉयज़ को मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए, जो एक कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने के दौरान जिसमें उसे डिसेबलमेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। टू एम्प्लॉयज़ ऑफ फैक्ट्रीज़ का एम्प्लॉय को, एंड इस्टेब्लिशमेंट एंड अदर डिपेंडेंट्स, और उस इस्टेब्लिश में और उसके अदर डिपेंडेंट्स को। उसके डेफिनेशंस क्या होगा द स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का, वो अलग अलग दो डिफरेंसेस मैंने लिखा है, डेफिनेशंस लिखा है। पहला है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स का मतलब क्या होता है? मीन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि रिस्पेक्ट ऑफ इस्टेब्लिश्ड के रिस्पेक्ट में, अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी इस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर में होता है, उसी को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहा जाता है। जैसे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन ऑल अदर केसेस द स्टेट गवर्नमेंट्स। और अदर जो चीज़ें होती है, अदर केसेस जो होती है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में कहीं ना कहीं होता है, जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहा जाता है। कंट्रीब्यूशन मीन्स, कंट्रीब्यूशंस का मतलब होता है द सम ऑफ मनी पेबल टू द कॉरपोरेशन बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉई। जो कंट्रीब्यूशंस का मतलब होता है कि सम ऑफ मनी, कुछ पैसे पे किए जाते हैं कॉरपोरेशंस को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स के द्वारा
इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में एक एम्प्लॉयर कुछ प्रिंसिपल्स अमाउंट कॉरपोरेशंस के पे करते हैं, एंड इंक्लूड्स एनी अमाउंट पेएबल बाय, और इंक्लूड्स करके कुछ अमाउंट्स पेएबल होते हैं और एन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, और या तो फिर एम्प्लॉय के बिहाफ में एम्प्लॉयर पे करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के इस प्रोविजंस के अकॉर्डेंस एम्प्लॉय के बिहाफ में पे किए जाते हैं, जिसे कॉन्ट्रीब्यूशंस कहा जाता है। सिकनेस का मतलब है मीन्स आ कंडीशंस, सिकनेस का मतलब होता है एक कंडीशंस रिक्वायर्स होता है मेडिकल ट्रीटमेंट का एंड अटेंडेंस का, एंड नेसेसिटी होती है अब्सटेंशंस का फ्रॉम वर्क ऑन मेडिकल ग्राउंड पे। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, द स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये आता भी है। द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वाज एनैक्टेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग a scheme of health insurance for industrial workers। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 जो है बनाया गया था, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स मेन मोटो है उसे इंट्रोड्यूस करना एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स को इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। इट इज़ वन ऑफ कंपल्सरी स्टेट इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग फॉर सर्टेन बेनिफिट्स, एक कंपल्सरी है स्टेट इंश्योरेंस जो प्रोवाइड्स करते हैं सर्टेन बेनिफिट्स इन द इवेंट ऑफ सिकनेस में, कमज़ोरी में, मैटरनिटी में एंड एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाते हैं वर्क के दौरान किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में। टू वर्कमैन एम्प्लॉयड, जब एक एम्प्लॉय काम करते हैं। द स्टेट इंश्योरेंस एक्ट विच हैज़ रिप्लेस्ड द वर्कमेंस कंपनसेशंस, जो ESI मीन्स स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है वो रिप्लेस्ड किया है वर्कमेंस कंपनसेशंस को। ड्यूटीज़ ऑफ द ESI कॉरपोरेशंस, जो स्टेट इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का जो ड्यूटीज़ है वो एक एक करके देखेंगे। पहला है बजट एस्टिमेट्स, ये बजट बनाने में हेल्प करता है। द कॉरपोरेशन शैल विन इन ईच एवरी फ्रेम अ बजट शोविंग द probable receipts and the expenditure which it proposes to incur during the following। जो कॉरपोरेशंस है वो हर साल एक फ्रेम करते हैं, बजट बनाते हैं, बजट दिखाते हैं अपना, और वो प्रोबेबल एक रिसिप्ट्स बनाते हैं और एक्सपेंडिचर्स का जो कि विच इट्स प्रोपोजेज जो यह प्रोपोजेज करता है, इंक्यूर करता है ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स पूरी साल में, एंड शैल सबमिट आ कॉपी, और एक कॉपी को सबमिट्स करते हैं ऑफ द बजट का एक कॉपी को सबमिट करते हैं फॉर द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स का अप्रूवल के लिए एक बजट कॉपी को सबमिट करते हैं। दूसरा है अकाउंट्स। द कॉरपोरेशन विल मेंटेन करेक्ट अकाउंट्स, कॉरपोरेशंस जो है कॉरपोरेशंस एक करेक्ट अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं ऑफ इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, उसके इनकम और एक्सपेंडिचर्स के अकाउंट को मेंटेन करते हैं। इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर, एक सही तरीके और सही वे में, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट्स
प्रेस्क्राइब्ड कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग उसे फॉलो करते हैं। देन ऑडिट, द अकाउंट ऑफ द कॉरपोरेशंस विल बी ऑडिटेड, और अकाउंट्स कॉरपोरेशंस का अब हर साल ऑडिट किया जाएगा और किया जाता है। एट सच टाइम, सही समय पे, एंड इन सच मैनर, सही समय और सही टाइम पे, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऑडिटर, जैसे प्रिस्क्राइब्ड करेंगे, जैसे एक ऑडिटर बताएंगे उस तरीके से, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा। देन चौथा है, फोर्थ है एनुअल रिपोर्ट। देन द कॉरपोरेशन विल सबमिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक एनुअल रिपोर्ट्स को कॉरपोरेशंस सबमिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स वर्क एंड एक्टिविटीज़, और उसकी एनुअल रिपोर्ट्स और उसकी एक्टिविटीज़ सबमिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स को। प्लेसमेंट टू पार्लियामेंट, द एनुअल रिपोर्ट द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द कॉरपोरेशंस, जो एनुअल रिपोर्ट्स है ऑडिटेड किया हुआ अकाउंट्स का, वो कॉरपोरेशंस का, एंड द बजट एज फाइनली अडॉप्टेड, और वो बजट्स फाइनली अडॉप्टेड किया जाता है बाय द कॉरपोरेशंस, विल बी प्लेस्ड, और कॉरपोरेशंस के द्वारा उसे प्लेस्ड किया जाएगा बिफोर एंड पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट्स, उसको ऑफिशियल गजट्स में पब्लिश करने से पहले। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ड्यूटीज़ ऑफ द ESI कॉरपोरेशंस, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आते हैं। टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स अंडर द एक्ट ESI, स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। पहला है सिकनेस बेनिफिट्स। Sickness benefits represents periodical payments made to an insured persons for the period of certified sickness। जो सिकनेस बेनिफिट्स है वो रिप्रेजेंट्स करते हैं पीरियोडिकल पेमेंट्स को, जो एक इंश्योर्ड पर्सनस को उसकी पीरियोडिकल सर्टिफिकेट्स के लिए पीरियोडिकल सर्टिफिकेट्स सिकनेस के लिए दिया जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग 9 मंथ्स, 9 महीना कंप्लीट्स करने के बाद इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट्स। टू क्वालिटी फॉर दिस बेनिफिट्स, इस बेनिफिट्स के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कंट्रीब्यूशन शुड हैव बीन पेड फॉर एटलीस्ट 78 डेज, और जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो कम से कम 78 डेज पेड अप होनी चाहिए इन द रेलेवेंट कंट्रीब्यूशन पीरियड, एक रेलेवेंट कंट्रीब्यूशन पीरियड्स में। फ्रेंड्स इसमें और आप बढ़ा के लिख सकते हैं, मैंने कुछ शॉर्ट में अच्छा पॉइंट्स लिखा है, इसको अगर आप एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो भी आपको नंबर्स आ जाएंगे। नंबर 2 है मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट्स इम्प्लाइज कैश पेमेंट टू एन इंश्योर्ड वोमेन। एक मैटरनिटी बेनिफिट्स में क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट्स इम्प्लाइज करता है वो कैश पेमेंट्स को किसी भी इंश्योर्ड वोमेन को इन केस ऑफ कॉन्फिनमेंट, उसकी कॉन्फिनमेंट्स में और मिसकैरेज में और सिकनेस अराइजिंग होने में, आउट ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान, प्री मेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड के दौरान, एज सर्टिफाइड की तरह बाय आर ड्यूली अपॉइंटेड मेडिकल ऑफिसर्स, या तो उसकी ड्यूली अपॉइंटेड किए जाते हैं मेडिकल ऑफिसर्स। इस मैटरनिटी बेनिफिट्स में उसे कैश बेनिफिट्स दिए जाते हैं। डिसेबलमेंट बेनिफिट्स इन केस ऑफ टेम्पोररी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी। ये इन केस अगर टेम्पोररी डिसेबिलिटी अगर हो जाते हैं किसी भी एम्प्लॉयमेंट का इंजरी होने के कारण, डिसेबलमेंट बेनिफिट्स इज एडमिजिबल टू एन इंश्योर्ड पर्सन्स, तब वो डिसेबलमेंट बेनिफिट्स जो है वो एडमिजिबल होते हैं किसी भी इंश्योर्ड पर्सन्स के लिए फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ
पीरियड सो सर्टिफाइड, वो पूरी पीरियड्स के लिए जब तक वो सर्टिफाइड हो जाते हैं बाय एन इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर्स, एक मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिसर्स के द्वारा उसे एक सर्टिफिकेट्स मिलने के बाद इंटायर पीरियड तक उसको मिलता है। फॉर विच, जिसके लिए द इंश्योरेंस इंश्योर्ड पर्सन्स डज नॉट वर्क फॉर वेजेस, जिसके लिए एक इंश्योर्ड पर्सन्स काम नहीं कर सकता है वेजेस के लिए। डिपेंडेंट्स बेनिफिट, पीरियोडिकल पर्सन इज पेड टू द डिपेंडेंट, और जो पीरियोडिकल पर्सन्स हैं उसे पेड किए जाते हैं उनके डिपेंडेंट को। इंश्योर्ड पर्सन्स वेयर, और इंश्योर्ड पर्सन्स जहाँ डेथ ऑक्यूर्स एज अ रिजल्ट, जो उसके इंश्योर्ड पर्सन जो है जहाँ डेथ कर जाते हैं, ऑक्यूर्स करता है उनकी रिजल्ट ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट का इंजरी के दौरान। द डेली रेट ऑफ डिपेंडेंट्स, जो डिपेंडेंट्स का डेली रेट है विल बी 15%, उसका 15% से ज़्यादा उसको स्टैंडर्ड बेनिफिट्स रेट्स दिया जाएगा। लास्ट है मेडिकल बेनिफिट। एन इंश्योर्ड पर्सन्स एंड हीज फैमिली मेंबर बिकम इंटाइटल्ड टू मेडिकल केयर फ्रॉम द डेट ही इंटर्स द इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। एक इंश्योर्ड पर्सन्स एंड उसकी फैमिली मेंबर्स एक इंटाइटल्ड हो जाते हैं मेडिकल केयर्स के लिए उस डेट से जब वो इंटर्स करते हैं इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में, एंड द इंटाइटल कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द इंश्योर्ड पर्सन्स, और उसे एक इंटाइटल्ड हो जाते हैं कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, जब वो इंश्योर्ड पर्सन्स हो जाते हैं। इज़ इन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, वो जब इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में इंश्योर्ड पर्सन्स हो जाते हैं। टू क्लेम सिकनेस, वो सिकनेस के लिए क्लेम कर सकते हैं, मैटरनिटी और डिसेबलमेंट बेनिफिट्स के लिए वो क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतने तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप यूनिट 1, 2, 3 को पूरी तरीके से देखें ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।